नमस्कार और शुरू करते हैं आज का अगला एपिसोड उसी एमसीओसी कानून से जुड़े हुए जो चुनिंदा कुछ जजमेंट जो पेंडिंग है जिसके बारे में मैं समझने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं बेसिकली क्लब करूँगा कुछ जजमेंट्स क्योंकि 3 या 4 ही जजमेंट है, ज़्यादा में ज़्यादा 4 से ज़्यादा जजमेंट्स हैं नहीं, या जब बहुत ज़्यादा होंगे 5 जजमेंट जो पेंडिंग होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आज के वीडियो में 3 जजमेंट्स के बारे में बात करने की, फिर बाकी 2 जजमेंट्स होंगे उसको अगले वीडियो में कवर करके मैं एमसीओसी का जो टॉपिक है उसे क्लोज़ करते हुए एक डिटेल रिकैप वर्जन बनाऊंगा जिसमें मैंने एमसीओसी के जो सारे कानून मैंने कानून से जुड़े हुए जो जजमेंट्स मैंने पिछले कुछ वीडियो में बनाए उसका एक रिकैप वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे टोटल भी 3 वीडियो होंगे आज का, जिसमें मैं 3 जजमेंट्स के बारे में बात करूंगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें जो बचे हुए 1 या 2 जजमेंट्स होंगे उसके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद का जो वीडियो होगा एमसीओसी का रिकैप वर्जन होगा वो। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब आज जो हम जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे उसका मैं साइटेशन डिस्क्लोज़ कर दूँ। पहला जो है प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, कर्नल पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साइटेशन है ब्रैकेट में 2015 ब्रैकेट कंप्लीट 7 SCC 440। फिर दूसरा जो जजमेंट है वो धनराज असावनी वर्सेस अमरजीत सिंह महेंद्र सिंह बासी। इसका साइटेशन है ब्रैकेट में 2015 ब्रैकेट कंप्लीट 6 SCC 740। SCC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये जर्नल आता है। तो आप जो कानून से जुड़े हैं उनको पता ही होगा, बट अन्यथा जो बाकी और भी जो पब्लिक है सहूलियत के हिसाब से SCC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट केसेस। और फिर तीसरा जो जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पंकज जगदीश गांगर। तो ये जजमेंट है और फिर इसके बारे में आज बात करूंगा। फिर दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट जजमेंट मैंने पिछले वीडियो में उसका जिक्र किया था कि उसके बारे में मुझे ज़रूर बात करना है, वो होगा अपना गगन नेपाली। वो एक जजमेंट हो उसको अगले वीडियो में बात करूंगा। तो आज मैं इस 3 जजमेंट का इस वीडियो में बात करूंगा। तो तीनों ही वीडियो में मेन जो इशू है वो सेक्शन 23 एमसीओसी एक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये तीनों क्लब करके रखा हूँ मैंने। तो it is basically an understanding of section 23 of the MCOC Act, and concerning that understanding these 3 judgments are very very important. So can police apply the MCOC without prior approval? ये एक पहला सवाल होगा। Can a special court order MCOCA investigation directly on a private complaint? इस इशू पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए, लेकिन बिलाल इसमें क्योंकि समराइजेशन कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट जजमेंट है उसके बारे में बात करूँगा। एंड हाउ क्लोजली शुड कोर्ट्स एग्जामाइन द एविडेंस वाइल टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रायर अप्रूवल, यानी कि कोर्ट की जो स्क्रूटनी है वो कितनी क्लोजली उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए जब वो वैलिडिटी ऑफ द प्रायर अप्रूवल का एग्जामिनेशन करती है, एविडेंस के तौर पे उसे मापती है कि किस तरह से इवैल्यूएट होना चाहिए। तो इन दिस वीडियो जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट को जो मैंने साइट किए हैं,
it is basically to clarify the safeguards contained in section 23 of the MCOC Act, Maharashtra Control of Organized Crime Act. तो पहला जो जजमेंट है प्रसाद श्रीकांत पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा जजमेंट है धनराज एन असावानी वर्सेस अमरजीत सिंह मोहिंदर सिंह बासी, और तीसरा जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पंकज जक्षी गांगर। तो इससे पहले सेक्शन 23 के बारे में हम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इस जजमेंट के द्वारा समझने की कोशिश करते, हम सेक्शन 23 को ही पहले एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में समझ लेते हैं। सेक्शन 23 MCOC एक्ट जो है दो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। पहला सेफगार्ड है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1A, द पुलिस कैनॉट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर MCOCA विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट पुलिस अथॉरिटी। तो पहला स्टेज जो है वो अप्रूवल का होगा। Then a second safeguard is under section 23(2). A special court cannot take cognizance of an offence under MCOCA without previous sanction of the competent authority. अब इसको हम थोड़ा सा आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 23 MCOC में दो सेफगार्ड है, 23(1A) और 23(2), यानी कि 23 सबसेक्शन 1A और 23 सबसेक्शन 2। पहला जो सेफगार्ड है वो प्रायर अप्रूवल की बात करता है। जब मैं प्रायर अप्रूवल की बात करूँगा, नेसेसरली इट मीन्स दैट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर द MCOC एक्ट। तो कॉम्पिटेंट पुलिस अथॉरिटी जो डेजिग्नेटेड पुलिस अथॉरिटी है अंडर द एक्ट, उन्हें अप्रूव करना होगा टू इवन कमेंस विद एन इन्वेस्टिगेशन, टू बिगिन विद एन इन्वेस्टिगेशन। तो ये पहला सेफगार्ड है। और ये अप्रूवल जब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगा तो उनके सामने जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, जो उनके सामने प्लेस किए गए हैं, लाए गए हैं, उसका सही तरीके से मापदंड करते हुए, जांच करते हुए, समझते हुए, संज्ञान लेते हुए इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूवल देना होता है कि आप MCOC के तहत इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, या करने की प्रोसीडिंग कमेंस होती है वहाँ से द मोमेंट अप्रूवल इज ग्रांटेड। अब आते हैं दूसरे सेफगार्ड पे। पहला तो हो गया अप्रूवल, अब दूसरा है सैंक्शन। अप्रूवल हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल प्लेस बिफोर हिम, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव्स द इन्वेस्टिगेशन। अब अप्रूवल होने के बाद में इसका कॉग्निजेंस जो है, बिकॉज इट्स स्पेशल स्टैट्यूट है तो स्पेशल कोर्ट के पास इसका कॉग्निजेंस होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, सैंक्शन जो होता है वो स्पेशल कोर्ट के कॉग्निजेंस के लिए होता है। यानी कि जब मसला स्पेशल कोर्ट में जाएगा उसके पहले सैंक्शन रिक्वायरमेंट होती है। तो अप्रूवल इज टू बिगिन विथ एन इन्वेस्टिगेशन while the sanction is required before the special court takes cognizance. तो ये दो इम्पोर्टेंट सेफगार्ड्स हैं। अब इसी दृष्टिकोण से, इसी मुद्दे से हम ये जो जजमेंट्स हैं उसके बारे में शॉर्ट टिप्पणी करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला जजमेंट है प्रशांत श्रीकांत पुरोहित, यानी कि कर्नल पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट को ये एग्जामाइन करना था स्कोप ऑफ प्रायर अप्रूवल एंड स्कोप ऑफ सैंक्शन अंडर सेक्शन 23(2).
important issue was whether the prosecution would fail merely because additional accused persons, additional facts, or further offences emerged during the investigation after initial approval had been granted. इशू ये था कि क्या प्रोसिक्यूशन फेल होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि एडिशनल एक्यूज पर्सन, एडिशनल फैक्ट और फर्दर ऑफेंस इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वंस द इनिशियल अप्रूवल वाज ग्रांटेड अंडर द एमसीओसी. अब कोर्ट कंसिडर द प्रैक्टिकल नेचर ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन as its commencement. The investigating agency may not know the identity and the precise role of every person involved. यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन किसी क्राइम का होता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये नहीं पता होता है इनिशियल स्टेज पे कि कौन से लोग हैं, क्या उनका रोल है, क्या उनकी आइडेंटिटी है. वो तो इन्वेस्टिगेशन जैसे होता है वैसे वैसे वो चीज़ें आगे बढ़ती है, वैसे वैसे चीज़ें डिटेक्ट होती है, अनर्थ होती है. न्यू पार्टिसिपेंट एंड द ऑफेंसेस में बी डिस्कवर्ड एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस. तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे चीज़ें, कैसे नए एक्यूज़ का नाम सामने आना, नए ऑफेंसेस उससे जुड़े हुए और सामने आना, ये सब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है. द एसेंशियल प्रिंसिपल इज दैट प्रायर अप्रूवल इनिशिएट्स द इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. It should not necessarily be treated as permanently confined to only those individuals whose names were known at the initial stage. यानी कि जो प्रायर अप्रूवल होता है वो इनिशियली टू बिगिन विथ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफेंस. तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये इट शुड बी ट्रीटेड एज परमानेंटली कन्फाइंड टू ओनली दोज इंडिविजुअल. तो ये ज़रूरी नहीं कि क्योंकि अप्रूवल इनटू एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज़ ग्रांटेड एंड एट द टाइम ऑफ द अप्रूवल कुछ स्पेसिफिक एक्यूज का नाम था, इसलिए उन्हीं इंडिविजुअल के खिलाफ वो अप्रूवल सही हो, वो वहीं तक कन्फाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उस वक्त इनिशियल स्टेज पे उनका नाम उजागिर हुआ था. जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और भी चीज़ें बाहर आएंगी, और भी एक्यूज़ का नाम बाहर आएगा, और भी अदर तरीके के ऑफेंसेस बाहर आएंगे. तो इसलिए बिफोर द स्पेशल कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट कंसिडर द मटेरियल collected during the investigation and grant sanction as required under section 23(2). तो जजमेंट इसलिए इस लिहाज से डिस्टिंग्विश करता है द पर्पज ऑफ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम दैट ऑफ सैंक्शन, एंड अप्रूवल परमिट्स द इन्वेस्टिगेशन टू बिगिन while sanction permits the court to take cognizance on the basis of the material ultimately collected. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है. फिर आते हैं दूसरा जो जजमेंट है धनराज एन सावनी वर्सेस मिस्टर बासी, अमरजीत सिंह बासी. तो यहाँ पे हुआ ये था कि नॉर्मली प्रायर अप्रूवल और सैंक्शन जो 23(1)(a) और 23(2) का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, उसी से जुड़ा हुआ मसला है ये, बट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है. इन दिस केस द क्वेश्चन वाज वेदर अ स्पेशल कोर्ट कुड डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द CRPC on the basis of the private complaint alleging the offence under the MCOC. अब नॉर्मली होता है क्या है कि कई बार प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होता है इन्वोकिंग द ऑफेंसेस अंडर द IPC, पुराना IPC आपका BNS.
और अगर तो उस प्राइवेट कंप्लेंट में अगर एमसीओसी से जुड़े मसलों का उजागर हुआ है तो क्या स्पेशल कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है अंडर 156(3). सुप्रीम कोर्ट का मानना एक था कि जो स्पेशल स्टैट्यूटरी सेफगार्ड है सेक्शन 23 का वो बाईपास नहीं हो सकता और इस लिहाज से स्पेशल कोर्ट डायरेक्टली एमसीओसी के तहत प्राइवेट कंप्लेंट पे अंडर सेक्शन 156(3) में इन्वेस्टिगेशन नहीं डायरेक्ट कर सकता है बाय सर्कमवेटिंग प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 23। तो even the special court in this regard has to follow the proper procedure. And what is procedure? The prior approval and the sanction. So the complaint has to route forward it to the competent authority who will initially look into the material before him and then accordingly approve and the sanction, and then only on the basis of the report submitted to the court the further steps can be taken by the special court. The broader principle is that where a special statute prescribes a specific procedure, that procedure must be followed. A general procedural provision cannot be used to defeat or dilute the safeguards deliberately incorporated in the special statute. Therefore, the prior approval and sanctions are not empty formalities, that is mandate, and the mandate of the act has to be strictly followed. अब थर्ड जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पंकज जगाशी गांगर। अब ये जजमेंट एक्सप्लेन करता है कि हाउ कोर्ट शुड एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ अ प्रायर अप्रूवल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 23(1)(a), यानी कि कैसे प्रायर अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ग्रांट किया उसकी वैलिडिटी अपने आप में एग्जामाइन करने के लिए ये कोर्ट एक्सप्लेन करता है। द वैलिडिटी ऑफ द अप्रूवल मस्ट ordinarily be assessed with reference to the material that was placed before the competent authority when the approval was granted. यानी कि जो अप्रूवल है उसकी वैलिडिटी इस बिना पे असेस होनी चाहिए जिस बिना पे उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जो भी मटेरियल प्लेस किए गए थे या रखे गए थे और उनका संज्ञान लेते हुए जो अप्रूवल ग्रांट हुआ था उसी प्रोसेस को असेस करते हुए उस मटेरियल फैक्ट्स जो प्लेस किए थे उनको असेस करते हुए इसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना चाहिए। एट दिस प्रिलिमिनरी स्टेज द कोर्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन whether the prosecution has conclusively proved every allegation, क्योंकि ये preliminary stage है तो कोर्ट का ये लोकस नहीं होता कि टू डिटरमाइन कि क्या लॉजिकली कंक्लूसिव ये प्रूव कर पाया है प्रोसिक्यूशन की एलिगेशन सही है। तो दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट सिंस इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टेज एंड द कोर्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन इन एनी वे। It should not weigh the evidence as though it was concluding the final trial, क्योंकि अगर वो वैलिडिटी है या नहीं है वो तो ट्रायल में ही डिसाइड होगा, तो वो इस तरह से वे नहीं करना चाहिए कि जैसे कि फाइनल ट्रायल ही हो गया हो। नॉर शुड इट अंडरटेक अ प्रीमैच्योर मिनी ट्रायल टू डिसाइड द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज। और इस लिहाज से वो जो स्पेशल कोर्ट है वो इसे एक प्रीमैच्योर मिनी ट्रायल के तरीके से कंडक्ट नहीं करेगा जिससे कि किसी भी नेम्ड एक्यूज का गिल्ट या इनोसेंस प्रूव हो सके, क्योंकि सारा का सारा मसला जो है इवेंचुअली ओनली आफ्टर द कंक्लूडिंग द फाइनल ट्रायल इट कैन बी एस्टैब्लिश वेदर द एक्यूज इज गिल्टी और इनोसेंट। द प्रायर इंक्वायरी इज वेदर relevant material was placed before the competent authority and whether the authority applied its mind while granting the approval। ये इसके लिहाज से एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जो मटेरियल रिलेवेंट मटेरियल रखे गए थे
और क्या अथॉरिटी ने अपना माइंड अप्लाई किया था while granting the approval. इतना ही लिमिटेड स्कोप होता है. It does not make approval immune from the judicial scrutiny. Court may still interfere where the approval is legally defective, arbitrary, mechanical, or unsupported by the relevant material. But scrutiny of the approval must not be converted into full evaluation of the prosecution's evidence. आप एक इंक्वायरी कर लीजिएगा कि जो भी मटेरियल तथ्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने रखे गए थे उस तथ्यों को पढ़ते हुए उस पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड रखते हुए अप्रूवल ग्रांट हुआ था और वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के दायरे में आएगा ही आएगा. लेकिन कोर्ट किसी तरह से इंटरफेयर इस लिहाज से नहीं कर सकता ये कहते हुए कि वो लीगली डिफेक्टिव, आर्बिट्री, मैकेनिकल और अनसपोर्टेड बाय द रिलेवेंट मटेरियल है, जब तक कि उसकी फाइनल स्क्रूटिनी इज डन while leading the evidences in the conclusion of the trial. तो वही उसका फुल इवैल्यूएशन का प्रोसेस होगा. आप प्रोसिक्यूशन को सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज पे डिरेल नहीं कर सकते. तो कंबाइंड लीगल पोजीशन अगर मैं तीनों जजमेंट की बात करूं, टेकन ऑल टुगेदर, रेड विथ the first prior approval under section 23(1)(a) and the sanction under section 23 operates at a different stage and serve the different purpose. One is to begin with an investigation and other to take the cognizance. Second, the emergence of the additional accused person or offences during a lawful investigation does not automatically invalidate the proceedings under the MCOC. Third, the special court cannot bypass the statutory approval mechanism by directly ordering a MCOC investigation under section 156(3) of the CRPC. Fourth, while examining prior approval, court should determine whether the competent authority considered, ये important है, the court's job is to only examine whether the competent authority considered the relevant material and applied its mind, but should avoid conducting a premature mini trial. So conclusion, section 23 creates a balance between two competing concerns. On one side, the investigating agency must have sufficient flexibility to uncover the full extent of the organized crime. On the other hand, the stringent provisions of the MCOCA must not be invoked casually or without supervision by the designated authorities. This Supreme Court judgment preserves the balance by treating approval and the sanction as a substantive statutory safeguard while recognizing the evolving nature of the criminal investigation. So, ये इस लिहाज से जो जजमेंट है तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उम्मीद है कि मेरी तरफ से जो कोशिश है इस प्रावधान को समझाने की सेक्शन 23 का MCOC एक्ट का, वो आपके समझ में आया हो. तो आज के लिए इतना ही. मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे साइटेशंस डिटेल में लिख दूंगा और फिर मिलूँगा अगले वीडियो में. जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, एक जो रिमेनिंग एक दो जजमेंट्स है और रिकैप समरी के साथ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.